सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज मैं 11th क्लास या कई स्टूडेंट सब्जेक्ट चेंज करके जब बीकॉम फर्स्ट ईयर में जाते हैं, हो सकता है उन्हें 12th मैथ से की हो, फिर बीकॉम करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए और जो 11th में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं जिनके लिए कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट है, उनके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं कॉमर्स में। कई बार वो बुक उठा के देखते हैं और उन्होंने एक लाइन पढ़ ली अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, डेबिट, क्रेडिट। कई लोग तो यही क्लियर नहीं कर पाते कि भैया डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। तो सभी के लिए हम लेके आए हैं बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिनके बारे में आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और लगातार कुछ वीडियो में आपको इसी तरह की कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगी। तो जो स्टूडेंट्स कॉमर्स में नए हैं वो सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। कई स्टूडेंट कॉमर्स में पढ़ भी चुके होते हैं और भी उनको इन वर्ड्स का मीनिंग पता नहीं है, तो वो भी सुनिएगा सभी लोग। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहा हूँ आज मैं आपको। सबसे पहले एक वर्ड होता है अकाउंटिंग, जिसको बोलते हैं लेखांकन। अकाउंटिंग क्या होती है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की भाषा। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को पहचानना, उनको रिकॉर्ड करना, उनका क्लासिफिकेशन करना, निर्णय डिसीजंस मेकिंग करना, ये सब अकाउंटिंग लेखांकन कहलाता है। सरल शब्दों में बोलते हैं व्यवसाय की भाषा, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। एक वर्ड होता है बुक कीपिंग, जिसको बोलते हैं बही खाता। ये वैसे ही समझ में आ रहा है, दो वर्ड से मिलकर बना है, बुक और कीपिंग। बुक का मतलब होता है किताब और कीपिंग का मतलब होता है रखना। बिजनेस में हिसाब किताब रखने के लिए किताबों को रखना और उसमें होने वाले मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को लिखना। भाई किताब भर रखने से कुछ काम थोड़ी ना होगा कि कोई अपने आप आके थोड़ा लिखेगा। व्यापार में हिसाब किताब के लिए किताबों को रखना और उसमें होने वाले मौद्रिक व्यवहारों को लिखना। माल खरीदा, माल बेचा, पैसे मिले, पैसे दिए, ये सब कहलाता है बुक कीपिंग। बुक मतलब किताब, कीपिंग मतलब रखना। व्यापार में हिसाब किताब के लिए किताबों को रखना और उनमें होने वाले मौद्रिक व्यवहारों को लिखना, बुक कीपिंग कहलाता है। फिर इसके आगे चलते हैं। आपका एक शब्द होता है कैपिटल, जिसको बोलते हैं पूंजी। कैपिटल क्या होता है? वह रकम जिसको लगाकर किसी व्यापार को आप शुरू करते हैं। जब आप कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उस व्यापार को शुरू करने के लिए आप कुछ पैसा लगाते हैं, कुछ आप उसमें माल लगाते हैं। तो किसी भी व्यापार को शुरू करने में जो आपने रकम लगाई है, पैसा, नगद पैसा लगाया है या जो गुड्स माल लगाया है, उनका जो टोटल होता है वो पूंजी यानी कैपिटल कहलाता है। मैं कुछ शब्द लिख देता हूँ फिर उसको समझाता चलूँगा। ड्राइंग, आहरण, एसेट्स संपत्ति, लायबिलिटीज दायित्व, क्रय, वापसी, अब पहले इतने समझाएंगे। देखिए कैपिटल हो गया। ड्राइंग, आहरण क्या होता है? जब व्यापार का मालिक अपने व्यापार से अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसे निकालता है या जो माल निकालता है वो आहरण कहलाता है। जब बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसे निकालता है या जो गुड्स निकालता है वो उसके द्वारा किया हुआ ड्राइंग कहलाता है। उसका नाम ही है ड्राइंग, यानी विड्रॉ, यानी कि निकालना। जैसे कि आपकी किराना की दुकान है, आपने बच्चों की फ़ीस के लिए वहाँ से पैसे ले लिए, या घर के उपयोग के लिए साबुन निकाल लिया, शक्कर, शुगर निकाल ली, ऑयल निकाल लिया, ये ड्राइंग कहलाएगा। इसके बाद होती है एसेट्स।
एसेट्स में वो सभी रिसोर्सेस, वो सभी संसाधन शामिल किए जाते हैं जो व्यवसाय के लाभ को बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो वो सभी संसाधन जो व्यवसाय के प्रॉफिट को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं, एसेट्स कहलाती है संपत्ति। नॉर्मली मैं आपसे बोलूँगा लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कैश, बैंक, भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, रोकड़, बैंक, ये सब क्या है? आपकी संपत्तियाँ। संपत्तियाँ कई तरह से होती हैं। एक होती हैं स्थायी संपत्तियाँ, जिनको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। इसके टाइप से ये स्थायी संपत्तियाँ क्या होती हैं? वो संपत्तियाँ जो व्यापार में लॉन्ग पीरियड के लिए लगाई जाती हैं। जैसे आपने बिल्डिंग खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, मशीन खरीद ली, तो वो संपत्तियां जो व्यापार में स्थायी रूप से लग जाती हैं, लंबे समय तक उनका हम उपयोग करते हैं, स्थायी संपत्तियां कहलाते हैं। फिर कुछ होती हैं करंट एसेट्स होती हैं, वो एसेट्स जिनको आप 1 साल के अंदर आपको उनको कैश में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, ये वगैरह। कुछ होती हैं इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, इंटेंजिबल होती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, कौन कौन सी होती हैं? जैसे मशीन हो गई, फर्नीचर हो गया। और इंटेंजिबल कौन सी होती है? जैसे इनको आप देख छू नहीं सकते, जैसे गुडविल हो गई, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट, ये हो गई इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो बहुत टाइप्स हैं, आप पढ़ेंगे इसमें। लायबिलिटीज क्या होते हैं, दायित्व क्या होते हैं? वो सारी अमाउंट्स जो हमें दूसरे व्यक्तियों को चुकाना है। लायबिलिटीज मतलब एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो रकमें जो हमें दूसरे व्यक्तियों की देना है। आपने किसी से उधार लिया पैसा, आपको देना पड़ेगा। आपने बैंक से लोन लिया, आपको देना पड़ेगा। तो ये लायबिलिटीज कहलाती है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। यहां पर लायबिलिटीज में बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स, लेनदार। आगे परचेस, व्यापार में जो माल खरीदा जाता है वो परचेस कहलाता है। परचेस का मतलब आप सभी जानते हैं ना, खरीदना क्या कहलाता है? परचेस कहलाता है। बेचना, जो व्यापार में माल आप बेचते हैं वो सेल्स कहलाता है। यहाँ पे एक शब्द बहुत प्रचलित है आजकल, टर्नओवर। टर्नओवर क्या कहलाता है? टोटल टर्नओवर क्या कहलाता है? जो आपने माल नगद बेचा और उधार। ग्रांड टोटल ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। उधार बेचा और नगद बेचा, उसका जो टोटल होता है वो टर्नओवर कहलाता है। परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। परचेस रिटर्न क्या होता है? जो माल हमने मान लीजिए खरीदा है, अब किन्हीं कारणों से आपको वो माल पसंद नहीं आया, तो आप उसको क्या कर देंगे? वापस। खरीदा हुआ माल किन्हीं कारणों से पसंद ना आने के कारण जब वापस किया जाता है वो परचेस रिटर्न कहलाता है। क्या कारण होंगे क्यों पसंद नहीं आया? भैया उसकी पैकिंग सही नहीं होगी, एक्सपायरी डेट होगा, प्राइस उसके ज़्यादा होंगे, ये सब समस्याएं जब होती हैं, या गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इन कारणों से जब आप माल खरीदे हुए माल को वापस करते हैं, परचेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न, जब हमने जिसको माल बेचा है इन्हीं कारणों से वो माल हमको वापस कर देता है, वो सेल्स रिटर्न कहलाता है, विक्रय वापसी। इन शब्दों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आगे आपसे और शब्दों पर चर्चा करता हूँ। हो गया? चलिए, अब एक शब्द होता है डेटर्स, जिसको बोलते हैं देनदार, क्रेडिटर्स, जिसको बोलते हैं लेनदार, डेबिट, क्रेडिट, बैड डेब्ट्स, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले एक शब्द होता है डेप्टर्स, जिसको हम बोलते हैं देनदार। सामान्यतः जिन व्यक्तियों को हमने उधार माल बेचा है, जिन व्यक्तियों को हमने उधार माल बेचा है
वो हमारे डेटर्स हैं। उधार माल बेचा है मतलब उनसे पैसा हमको मिलना है, तो वो हमारे डेटर्स हैं यानी कि देनदार। इसका उल्टा होता है क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार माल लिया है। मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदा है तो हमें उसके पैसे देना होंगे, वो क्रेडिटर्स। मतलब जिन लोगों से हमको पैसे मिलना है वो डेटर्स, जिनके पैसे हमको देना है वो क्रेडिटर्स। देनदार और लेनदार। डेबिट और क्रेडिट के बारे में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आसान तरीके से बताता हूं मैं आपको। प्रेजेंट टाइम में जो हिसाब किताब रखने की पद्धतियां हैं वो डबल एंट्री सिस्टम से हिसाब किताब रखा जाता है, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट को बताने से पहले मैं आपको यहां पर थोड़ा सा प्रणालियां, मेथड बताता हूं हिसाब किताब रखने की कौन कौन सी पद्धतियां प्रचलित हैं। तो नंबर 1 प्रचलित है भारतीय बही खाता प्रणाली, एक है रोकड़ पद्धति, एक है दोहरा लेखा प्रणाली, एक है इकहरा या अपूर्ण लेखा प्रणाली। ये 4 समझ लीजिए पहले। ये हिसाब किताब रखने की पद्धतियां हैं कि हिसाब किताब कैसे रखा जाता है। तो सबसे पहले एक इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम होता है, भारतीय बही खाता प्रणाली। प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज हैं वो हिसाब किताब जब लिखते थे तो उस समय कंप्यूटर नहीं चलता था। चलता था क्या? नहीं चलता था ना, कि हमारे पूर्वज बैठे सिस्टम पे नहीं चलता था। तो हिसाब किताब रखने की वह पद्धति जिसका उपयोग प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों के द्वारा किया जाता था, भारतीय बही खाता प्रणाली इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम कहलाता है। इसमें हिसाब किताब रखने के लिए बड़ी बड़ी बहियाँ रखी जाती थी जिसमें सामान्यतः लाल रंग का कवर चढ़ा जाता था, और आप इसे किसी भी इंडियन लैंग्वेज, किसी भी भारतीय भाषा, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, पंजाबी में लिख सकते हैं। सामान्यतः इसको लिखने की जो लैंग्वेज होती थी वो मुड़िया लैंग्वेज बोलते हैं उसको। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मुड़िया लैंग्वेज बोलते हैं। ये सबसे पहले इस पद्धति का उपयोग किया गया। फिर एक दूसरा सिस्टम है रोकड़ पद्धति, जिसको हम बोलते हैं कैश सिस्टम। क्या बोलते हैं? कैश सिस्टम। बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सारे ट्रांजैक्शंस कैश होते हैं। बताता हूं मैं आपको। एक होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यवसायिक संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर समाज की सेवा करना होता है। ऐसी संस्थाएं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर समाज की सेवा करना होता है, गैर व्यवसायिक संस्थाएं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। जैसे आपके यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं, 10 रुपये का पर्चा ही कटवाते ना, MBBS डॉक्टर आपको फ्री में देखता है, मेडिसिन फ्री में मिलता है, जांचें फ्री में होती हैं, पर वो 10 रुपये का पर्चा बनवाना पड़ता है, वहाँ पैसे उधार नहीं होते। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी कॉलेजों में बहुत कम फीस लगती है। कई बार तो मैंने देखा है बहुत सारी गर्ल्स को बोले 1 रुपये फीस लगी है, पर वो 1 रुपये भी जमा करना पड़ता है ना। तो इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, ये समाज की सेवा करने के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए इनके सारे ट्रांजैक्शंस कैश होते हैं और ये कैश सिस्टम से हिसाब रखते हैं। इसी तरह से एक होते हैं प्रोफेशनल पर्सन, पेशेवर व्यक्ति। वह व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का उपयोग करके पैसा कमाते हैं, वह व्यक्ति जो अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता के दम पर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में पैसा कमाते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, एडवोकेट, ये कहलाते हैं प्रोफेशनल पर्सन। तो इन दोनों लोगों के ट्रांजैक्शन हमेशा कैश होते हैं, इस कारण से ये रोकड़ पद्धति से हिसाब किताब रखते हैं, कैश सिस्टम। तीसरा हो गया दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। यही, इसको कई लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोल देते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली हिसाब किताब रखने की एक वह पद्धति है जिसमें व्यापार में होने वाले प्रत्येक व्यवहार को, एवरी ट्रांजैक्शन को 2 जगह नोट किया जाता है। यदि एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। इस कारण से डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली कहलाते हैं। इस पद्धति का उपयोग आजकल विश्व के लगभग सभी देश हिसाब किताब रखने के लिए करते हैं। यह एक साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है। और चौथा होता है इकहरा या अपूर्ण लेखा प्रणाली, सिंगल या इनकम्प्लीटेड अकाउंटिंग सिस्टम। इसका उपयोग बहुत कम व्यापारी करते हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं। बोले एक कैश बुक रख ली या 2-4 व्यापारियों के, 2-4 ग्राहकों की किताब नाम से किताब रख ली, इसका उपयोग बहुत कम होता है। इसको सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीटेड बोलते हैं। इसमें ट्रांजैक्शंस को एक जगह भी लिखा जाता है, कई बार 2 जगह भी लिखा जाता है, कई बार एक भी जगह नहीं लिखा जाता है। इस कारण इसको सिंगल, इकहरा या अपूर्ण, इनकम्प्लीटेड सिस्टम कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली।
अब ये मैं यहाँ पे इसलिए रुक गया था कि इस पद्धति में डबल एंट्री सिस्टम में जो हिसाब किताब रखने के लिए खाते बनाए जाते हैं, उन खाते में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है आपका, ये डेबिट होता है, और जो राइट हैंड साइड होता है वो आपका क्रेडिट होता है। आ रही बात समझ में? बिल्कुल सिंपल तरीका। डबल एंट्री सिस्टम में हिसाब किताब रखने के लिए जो अकाउंट बनाए जाते हैं, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो डेबिट, और जो राइट हैंड साइड होगा वो क्या होगा आपका? क्रेडिट होता है। ठीक है, तो व्यापार में जिन ट्रांजैक्शंस को डेबिट में लिखा जाता है वो डेबिट, जिनको क्रेडिट में लिखा जाता है वो क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं नामे, और इंग्लिश में नामे और जमा, डेबिट शॉर्ट में, और क्रेडिट, DRCR। अगला आ गया बैड डेब्ट्स डूबत ऋण। जब हमने किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा, मान लीजिए 10,000 का, 10,000 में उसने 6,000 रुपये तो हमें दे दिए, पर 4,000 रुपये उससे हमें प्राप्त नहीं हुए, तो वह रकम जो अभी वसूल नहीं हुई है डूबत ऋण यानी बैड डेब्ट्स कहलाती है। इसके बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट को बोलते हैं बट्टा, छूट, कटौती। बट्टा भी बोलते हैं, छूट भी बोलते हैं, कटौती भी बोलते हैं। एक ह्यूमन नेचर होता है। हम आप दुकान पे जाते हैं, भैया कितने का प्रोडक्ट है? उसने कहा 500 रुपये का, तो हमारे मुंह से शब्द निकल जाता है, सही सही बताओ भैया कितने रुपया लगना है या कितने रुपए लगना है, उसके निकलता है ना मुंह से। वही तो डिस्काउंट है। डिस्काउंट को 2 भागों में बांटा गया है, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा। व्यापारिक बट्टा क्या होता है? सुनिए, व्यापारिक बट्टा जो होता है, इस बट्टे का मुख्य उद्देश्य होता है इंक्रीज इन सेल्स, बिक्री को बढ़ाना। हम आप दुकान पे जाते हैं, पूछा प्रोडक्ट कितने का है? बोलते हैं 1,000 का। हमने कहा क्या ऑफ चल रहा? बोले इस पे अभी 20% ऑफ चल रहा है, तो 1,000 का 20% 200 लेस कर दीजिए, आपको 800 रुपये देना पड़ेगा। ये व्यापारिक बट्टा है। उसने क्यों दिया भैया 20%? ताकि उसकी बिक्री बढ़े। वो बोलता 50% ऑफ चल रहा है, बाय 1 गेट 1 फ्री चल रहा है। ये ऑफर जो होते हैं ना, ये ट्रेड डिस्काउंट कहलाते हैं, बिक्री को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। इस डिस्काउंट की कभी भी पोस्टिंग नहीं होती, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, इसे टोटल अमाउंट से लेस कर देते हैं। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, नगद बट्टा। सुनिए, इसका एग्जाम्पल देता हूँ। हमें किसी व्यक्ति से 10,000 रुपये मिलना है, हमने कहा यार 10,000 रुपये दो, आपसे 10,000 मिलना है। बोले सर हम पूरा 10,000 का पेमेंट अभी करे दे रहे हैं, पर हम आपको 9,500 देंगे। हमने कहा चलो ठीक है, हटाओ, आप 9,500 ही दो। 10,000 में 9,500 मिल गए। कितने नहीं मिले? 500। ये 500 का डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है। क्यों दिया हमने उसको? ताकि हमारे जो ट्रांजेक्शन है, जो लेन देन है, वो जल्दी से जल्दी निपट जाए। तो ये बिक्री बढ़ाने के लिए दिया जाता है। नगद बट्टा बेहोर ट्रांजैक्शंस, लेन देन जल्दी निपटाने के लिए। इसकी एंट्री नहीं होती है, इसकी एंट्री होती है। यहां पे मैंने 2 शब्द और समझा दिए आपको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशनल पर्सन। इसको बोलते हैं गैर व्यावसायिक संस्थाएं, और इसको बोलते हैं पेशेवर व्यक्ति। आज इतना ही। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, बहुत सारे शब्द हैं, धीमे धीमे बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। ओके, बाय।